Good afternoon, sir. होमवर्क कर लिया? एक्सरसाइज 3 में दिया था कुछ निकालो। Exercise 3, part 1. Question number 1. इक्वल टू V स्क्वायर बाई R से रेजिस्टेंस कंपेयर करना है, किसका ज्यादा होगा किसका कम। और इक्वल टू V स्क्वायर बाई P हो जाएगा, जिसका P सबसे कम होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। ऐसे भी रेजिस्टेंस किसी बल्ब की पावर गिवन है, जैसे V वोल्टेज से और कनेक्ट करेंगे तो कितना रेजिस्टेंस होगा। और 100 वाले का कितना हो जाएगा, V स्क्वायर में 100 और 60 वाले का V स्क्वायर में 60 और 40 है V स्क्वायर। सबसे ज्यादा इनमें कौन सा होगा, ये सबसे बड़ा है, तो ये सही तो यही तो होगा। सबसे बड़ा है तो बड़ा कौन करेंगे तो सबसे छोटे ना हो 1/100 by V square 1/R60 60/V square 1/R40 40/, जो वैल्यू सबसे बड़ी होती है तो 1/, में करेंगे तो सबसे छोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 4 when two identical batteries, ये है ना 4 of internal resistance 1 ohm which are connected in series across a resistor R. The rate of heat loss in R is 0. Rate of heat loss मतलब power. Same batteries are connected in parallel. ये क्या पूछा यार, कौन पूछ रहा है?
इसी से भी नहीं हुए? हो गया सर। कई बार लोग ऐसे ही पूछ लेते हैं, सवाल किए नहीं, ऐसे ही कह रहे थे ये बताओ, मजाक ही मजाक में पूछ लेते हैं। हाँ, मुझे तो पता चल जाता है ये ऐसे ही पूछा गया, मजाक में पूछा हुआ। सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो ईएमएफ तो ऐड हो जाएगा, 2E रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएंगे, है ना। पावर लॉस, करंट कितनी आएगी अब सीरीज में? 2E/R प्लस स्मॉल r दिया है, 2E 1 दिया है ना। ये करंट हो, R में पावर आएगी जिसे J1 कहा है, I स्क्वायर into R। पहले मैं पैरेलल में लगा दिया, पैरेलल में ये स्थिति होगी, तो फिर ऐसे R से कनेक्ट किया, दोनों का E फैक्टर कितना आ जाएगा? E आ जाएगा, करंट आएगी E/R प्लस 1 और 1/2 है ना। अब ये J2 आएगा I स्क्वायर into R, ये तो आएगा। अब इनमें कुछ रिलेशन दिया है सर, J1 J2, J1 वैल्यू को R के लिए सॉल्व करना, तो बाकी चीजें तो कैंसिल हो जाएंगी। Fourth question. Question number 5. Question number 6. Yeah. 7. Next. मीटर वाला है ना 7। हीटर जो बना रखा है तो रेजिस्टेंस उसका एयर लेंथ और डी डायमीटर, उसका रेजिस्टेंस क्या रहा होगा? R वो L अपॉन K, ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर, R हो जाएगा P बाई रेडियस डायमीटर का आता ही तो ये रेजिस्टेंस आ गया। और इसकी हेल्प से अपन पानी वानी गर्म किया जा रहा है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रहा है, तो कितना टाइम लग रहा है? यह जाएगा V स्क्वायर बाई R इनटू टाइम 4 मिनट इज इक्वल टू ms डेल्टा T। ये जो हीट इसमें जनरेट हो रही है ms डेल्टा T फॉर्मूला होता है, m मास के सब्सटेंस को जिसकी स्पेसिफिक हीट s है, उसका टेम्परेचर डेल्टा T बढ़ाना है। अब फिर नया हीटर बनाया गया, नए हीटर में 2 वायर यूज किए जा रहे हैं, हर एक की लेंथ L, मेटल वही है, रेजिस्टिविटी वही है, लेकिन डायमीटर 2D, रेडियस D कर दी। नया जो हीटर है वो ऐसा है, 2 वायर्स यूज करना, तो इसका रेजिस्टेंस R डैश मान लो रो L अपॉन पाई D, इसका भी R डैश रो L अपॉन पाई D, ठीक है। तो हमें ऐसा पूछा गया कि अगर इनको सीरीज में कनेक्ट करें कितना टाइम लगेगा, इन्हें सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 2 रो L अपॉन पाई D, है ना। तो V स्क्वायर, V तो वही रखना अपॉन, ये देखो अगर मैं इसको, ये R है, R की वैल्यू लिखनी पड़ेगी,
L into 4/5d. यहाँ भी v square upon r equivalent 2 rho L upon 5d square into टाइम लगा t और ms डेल्टा t कितना ही रखना चाहिए वही मास है। तो ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेट कर दो, इससे p आ जाएगा। दूसरे पार्ट में फिर क्या करना है, पैरेलल में लगाएंगे, पैरेलल में लगा देंगे तो आर इक्वल इनका आधा हो जाएगा, वो है 2πd स्क्वायर है ना। तो अब आएगा v स्क्वायर अपॉन रो एल अपॉन 2πd स्क्वायर इनटू टाइम t इज इक्वल टू ms। पानी तो उतना ही लेंगे, इक्वेशन 3 को 1 से डिवाइड कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो ये नया टाइम ऐसे ही ऑप्शन बनाने से दो ऑप्शन सीरीज के दो पैरेलल। ठीक है, देखो जरा आंसर आ रहा है, कर लिया था किसी ने? ठीक है, 7 क्वेश्चन जिसने पूछा था उसको समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन नंबर 8 सर आया नहीं सर। आया नहीं तो बुलाया नहीं होगा इसलिए नहीं आया। कोई कह रहा है 8 आया नहीं तो बुलाया ही नहीं होगा, बिना बुलाए कोई आता है आज लोग, इनविटेशन देना पड़ता है। दो बैटरी है V1 V2 और 3 रजिस्टर है ना। कंडीशन ये है कि R2 वाले में करंट 0 करनी है। किसी ने बुला लिया? सवाल करने वालों की संख्या क्लास में कम लगेगी, कम लोग हैं जिनको सवाल करने में भरोसा है। बाकी काम में बिजी रहते हैं। तो ये बैटरी है, एक रजिस्टर है ना, और एक रजिस्टर यहाँ, एक बैटरी भी है, एक रजिस्टर यहाँ लगेगा। ये V1 है सर, ये V2, ये R1, ये R2 और ये R2। ऐसा ही तो सवाल में कहा है कि R2 में करंट 0 है, R2 में करंट 0, ठीक है, इस लाइन में करंट 0। तो मान लो यहाँ का पोटेंशियल 0 मान लिया, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ का V1, यहाँ का V1, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल मैंने फिर से 0 का मान लिया, सवाल में मेंशन है कि यहाँ इसमें करंट 0 होना चाहिए। 0 इसमें तभी करंट हो सकती है कि इसके दोनों एंड का पोटेंशियल एक जैसा हो, 0 में एक जैसा पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो यहाँ 0 हो गया तो फिर ये, ठीक है। अच्छा इस लाइन में तो करंट 0 हो गई, लेकिन ऐसे तो करंट फ्लो होगी, ये सारी करंट ऐसे निकल जाएगी। इसमें करंट भले 0 रहे लेकिन R1 और R3 में तो करंट होगी। अब देखो R1 में जो करंट होगी क्या वही R3 में होगी? सही है क्या? ये इधर थोड़ी जानी है करंट, ये बड़ा सा सर्किट नहीं बनेगा, बड़ा वाला लूप। R1 में करंट ज्यादा होगी R3 में, हाँ बराबर। तो इसकी करंट कैसे लिख के ला रहा है? इसकी करंट
R1 अपॉन R3 कितना आ जाएगा V1 अपॉन V2 अपॉन V1 ठीक है। तो इससे मैच हो जानी चाहिए सारे ऑप्शन। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले सारे इक्वेशन सारे ऑप्शन सही हो जाए। R1 R3 में ये रिलेशन होना चाहिए, R2 कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला ऑप्शन सही है क्या देखो, V1 V2 बराबर R1 R3 बराबर R2 कुछ भी बना रहे हैं उस पर ध्यान ही नहीं कर रहा। बी ऑप्शन भी सही है क्या, V1 V2 बराबर R1 R3 बराबर R2 कुछ भी नहीं, ठीक है। सी ऑप्शन सही है क्या, उल्टा हो गया सी में, V1 V2 का रेशियो 2 और R1 R3 का रेशियो 1/2, तो वो उल्टा काम है। डी में डी भी मैच कर, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 10 सर 10 में वो प्लस माइनस के बाद समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है। 10 में प्लस माइनस क्या है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट विद मीटर यूज, एरर वाला है वो, प्लस माइनस एरर किया है। एरर का एक फॉर्मूला होता है, एरर का एक छोटा सा फॉर्मूला कई जगह यूज होता है, परसेंटेज एरर का होता है। जैसे कोई पी फिजिकल क्वांटिटी है, वो एक्स पे डिपेंडेंट है, वाई पे डिपेंडेंट है और जेड पे डिपेंडेंट है। एक्स वाई जेड की कोई फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मान लो ऐसा होता है P = 2π√L/E, ये पढ़ा है किसी ने, टाइम पीरियड, सिंपल क्वांटिटी का टाइम पीरियड, ऐसा फॉर्मूला होता है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P = 2π तो कांस्टेंट, L की पावर 1/2, G की पावर 1/5। ये टाइम पीरियड एक फिजिकल क्वांटिटी जो दो फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट है, L और G। L की कुछ पावर होगी, G की कुछ पावर होगी। ऐसे मैंने जनरल सा एक्सप्रेशन लिखा है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी P है जो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट है और ऐसे लिखी हुई है। ये ABC क्या चीज है, पावर से कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमें जैसे ये गिवन है कि एक्स को मेजर करके लाए, उसकी कुछ परसेंटेज एरर है, वाई को मेजर करके लाए, उसकी कुछ परसेंटेज एरर, और जेड को मेजर किया, तो पी में कितनी परसेंटेज एरर होगी, क्या करते हैं, मैथ के स्टूडेंट का हुई ये सही बताया क्या मैंने, लॉग ले लिया दोनों से, हमने इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी कर देते हैं। तो लॉग पी का डिफरेंशिएशन 1/3 dp/dt इज इक्वल टू टी तो कांस्टेंट है 1/x dx/dt प्लस b 1/y प्लस c 1/z dz। ये समझ में आया क्या, dt dt फिर इसके हिसाब से कैंसिल कर दिया, कोई कहेगा ऐसे कैंसिल नहीं होता, ठीक है। कहता है यहाँ बैठा रहता है आगे नहीं, तो dp/p इधर आ गया, ये a dx/x प्लस b dy/y प्लस c dz/z। अब कितने लोग सहमत हैं, अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो ये p की परसेंटेज एरर अगली साइड, परसेंट एरर कैसे
कैलकुलेट कर, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, ये तो इसकी परसेंटेज एरर एक्स की, ये वाई की, और ये अगर एक्स वाई जेड की परसेंटेज एरर गिवन है, ए बी सी ये जो पावर्स हैं ये गिवन है, तो हम क्या बता सकते हैं ई की परसेंटेज है समझ। लेकिन एरर में देखो जनरली क्या होता है, एरर जैसे एक्स में कुछ एरर आई, वाई में कुछ एरर आई, तो टी में जो एरर आई तो एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, एरर ऐड ही होती है। तो एक काम और कर देते हैं, जैसे ए बी सी पावर नेगेटिव हो सकती है कि मोड लगा, समझ रहे हो, ये मोड क्यों लगाया, क्योंकि एरर जब भी होती है वो एड अप ही होगी, ऐसा नहीं होता इसमें एरर इतनी है +2 उसमें -2 तो टोटल एरर 0 हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता, तो मोड लगा देंगे, ठीक है। जैसे ये जो एग्जाम्पल है इसमें आपसे पूछा जाए एल के मेजरमेंट में इतनी एरर है, जी के मेजरमेंट में इतनी एरर है, तो टाइम पीरियड के मेजरमेंट में कितनी एरर होगी, ये तो खत्म हो जाएगा, तो समझ गया हम इसको लॉग लगाएंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट चाहिए तो खत्म, तो क्या आएगा dt by t, क्या लिखेंगे 1/2 dl by f, और प्लस लिखना है इसे भी 1/2 dg by f, मॉड का मतलब समझिए, ये क्या चीज है, लेंथ की परसेंटेज है, ये क्या चीज है, एक्सीलरेशन इनटू ग्रेविटी को किसी एक्सपेरिमेंट से मेजर किया होगा तो उसकी परसेंटेज है, तो इस फॉर्मूले में क्या पता चल जाएगा, टाइम पीरियड की परसेंटेज है, समझ गए। ऐसा ही कुछ देखो इस फॉर्मूले में भी, इस वाले सवाल में भी काम आए, पढ़ें जरा सवाल, ये फॉर्मूला किसी को पता हो ठीक है, नहीं पता हो लिख लेना परसेंटेज है, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें सवाल। कुछ लोग कह रहे थे कि आंसर तो आया लेकिन जो प्लस माइनस में लिखा हुआ वो नहीं आ रहा, तो प्लस माइनस में जो लिखा है वो एरर ही लिखी, एक्स को जब हम मेजर करते हैं अननोन रेजिस्टेंस को, तो उसके मेजरमेंट में क्या एरर आएगी वो प्लस माइनस में लिखी जाती है। प्लस माइनस में इसलिए लिखते हैं क्योंकि एरर आने की वजह से जो एक्चुअल वैल्यू है वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। अब आती है सवाल, प्लस माइनस से पहले जो लिखा है वो तो नोट लिया करो ना, जी सर, कौन सा फॉर्मूला लगाया, एक्स ज्यादा किसी को कम, एक्स आर इनटू एल अपॉन 100, ऐसा ही था क्या। अब इसमें आर को दिया है साइन कितना 90 और बैलेंस में 40 डिवाइडेड बाय 60 और ये तो कर लिया, लेकिन अब अपना सवाल है कि एक्स के मेजरमेंट में एरर कितनी आएगी वो चेक करना है। अब 60 वाले ऑप्शन भी दो बना के दे दिए हमने, ए और ए सी, अगर ए पी ऑप्शन होता तो काम चल भी जाता, दो ऑप्शन बना दी इसलिए एरर भी ढूंढनी पड़ेगी, तो ध्यान दो एरर हमें किसमें ढूंढनी है, एक्स में, एक्स देखिए ध्यान से देखो, एक्स इज इक्वल टू रेजिस्टेंस की पावर 1, एल की पावर 1, 100 माइनस एल की पावर माइनस, तो लगाते हैं देखो अपना, ये क्या है dx by x, ये 1 into dr by r plus 1 into dl by l प्लस ये -1 आएगा वैसे तो, लेकिन उसको हमें प्लस ही लेना, d 100 माइनस l अपॉन 100, ये भी t का क्वांटिटी जैसे मानना है, यहाँ पे क्लियर है क्या, dx by x is equal to
अच्छा आर के लिए कोई एरर वगैरह देने में इसमें आर जो है वो तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की कोई फिक्स वैल्यू है, ये तो हो गया 0 प्लस DL अपॉन L प्लस इसे डाउन देना 100 तो कांस्टेंट है, उसमें तो चेंज होना नहीं कुछ, ये DL ही बन जाएगा कि नहीं, और पहले माइनस क्यों नहीं ले रहे, मोड लग चुका है अपॉन 100 माइनस। अब देखो dx तो हमें फाइंड करना ही है, dx का मतलब समझ रहे हो, तो प्लस माइनस में लिखा है वो क्या चीज है, dx ही तो x में कितना चेंज हो रहा है, x कितना ढूंढ लिया हमने 60, dl देखो शायद दिया सवाल में ध्यान से पढ़ा तो 1 mm। मिलीमीटर समझोगे नहीं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा तो क्या हो जाएगा 0.1 अपॉन L कितना 40 प्लस 0.1 अपॉन 100 माइनस 40, उसे dx के लिए सॉल्व करना वही है प्लस माइनस के लिए जो भी आएगा। आ गया सर। ठीक है, 10th क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, दो रजिस्टर बन जाएंगे ना इसके, पैरेलल में आएंगे, दोनों रजिस्टर पैरेलल में लगा, नहीं लगा रहे तो पहले दो रजिस्टर है R1 R2, एक तो आयरन वाला आएगा, एक एल्यूमिनियम में शायद है, दो रजिस्टर, आयरन वाले का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 2 मिलीमीटर इंटू 2 मिलीमीटर, लेंथ 50 मिलीमीटर, और रेजिस्टिविटी भी दे रखी हुई इसकी। एल्यूमिनियम वाला का एरिया क्रॉस सेक्शन पूरे में से वो एल्यूमिनियम subtract करना, माइनस Fe। एल्यूमिनियम वाला पूरा स्क्वायर और माइनस Fe वाला स्क्वायर, लेंथ 50 और रेजिस्टिविटी अलग है, तो दोनों रेजिस्टेंस अलग अलग R1 R2 आने के बाद कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों के एक एक एंड P से कनेक्ट करने और दोनों के दूसरे एंड Q से, कैसा कॉम्बिनेशन रहेगा, नहीं होगा, कैसे किया था, हाँ कैलकुलेशन चेक कर लेना, एरिया में ध्यान रखना है पहला तो, और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। आ रहा है किसी काम से, मेरा आ गया। आ गया था सर। हाँ उधर आ गया, ठीक है आ गया था सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, दो बार ब्रिज बना हुआ है इसमें, ध्यान से देखो, दो बार ब्रिज बना हुआ है, 13 है, 13 बताना, इसका आंसर गलत दे दिया हुआ सर, आंसर में गड़बड़ हो सकती है इसमें, आंसर ए और सी है। हाँ, मैक्सिमम वोल्टेज के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको सीरीज में लगाना पड़ेगा, और मैक्सिमम एमीटर की रेंज के लिए, करंट की रेंज के लिए पैरेलल, ठीक है, यही तो आंसर पीछे, हाँ आंसर में गड़बड़ है, बोल तो रहा हूँ, मैक्सिमम वोल्टेज के लिए सीरीज वाला आंसर सही होगा, और मैक्सिमम करंट के लिए पैरेलल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 15 आया उसको नहीं सर। नो सर।
एक तो होना चाहिए, 14 तो होना ही चाहिए। तो हो जाना चाहिए। नीचे रखिए बॉल स्टार्टिंग, नीचे वाले प्लेट, और नीचे वाले प्लेट है हाई पोटेंशियल। जैसे ही उन प्लेट्स के कांटेक्ट में, प्लेट के कांटेक्ट में आई है बॉल, उनके पास कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो जैसे ही बॉल्स पॉजिटिवली चार्ज हुई तो वो ऊपर लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे कि नहीं, और जैसे ही ऊपर वाली प्लेट के कांटेक्ट में आई तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और ऊपर वाली प्लेट पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, लो पोटेंशियल। तो ऊपर वाली प्लेट के कांटेक्ट में आकर रुक गई है, ऐसा लिखा है सवाल, कॉलिजन के बाद रुक जाती है। अब कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब वो नेगेटिव चार्ज बॉल बन गई ऊपर जो गई, तो नीचे वाली जो हाई पोटेंशियल प्लेट है वो उन्हें नीचे खींच रही है। तो ये प्रोसेस चलता है। ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये वोल्टेज लगा हुआ है। ये जो बॉल है यहाँ पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये ऐसे अट्रैक्ट होगी फिर इसकी तरफ, और ये बॉल जैसे इसके कांटेक्ट में पहुंची तो तब ये कैसे हो जाएगी, नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव, तो ये रिपेल करेगी इसे। ये बॉल इधर चाहती रहेंगे, इधर आती रहेगी। टू एंड फ्रो तो कह सकते हैं, लेकिन ये एसएचएम थोड़ी होगा। एसएचएम के लिए तो फोर्स लीनियर फंक्शन होना चाहिए एक्स का, यहाँ तो फोर्स क्यू इनटू ई वाला है ना, एसएचएम नहीं दिख रहा है कोई ऑप्शन। अपोजिट चार्ज, सही बात कोई, इधर से पॉजिटिव चार्ज लेके गई, उस प्लेट से टकराई तो वहां से नेगेटिव चार्ज लेके, जैसे ही फिर यहाँ पहुंचेगी इससे टकराई तो पॉजिटिव चार्ज लेके ऊपर भी, तो ऐसे चलता रहेगा। हो जाना चाहिए। अच्छा, जब ये काम चल रहा है ध्यान देना, पॉजिटिव उधर जा रही है, नेगेटिव उधर आ रही है, तो पॉजिटिव चार्ज उधर जाने की वजह से करंट ऐसे आएगी इसमें, और नेगेटिव उधर आने की वजह से भी करंट उधर ही है। तो ये जो सिलेंडर सा है इसके अंदर, कंटेनर के अंदर करंट होगी कि नहीं, ये होगी। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, या नेगेटिव के अपोजिट। तो पॉजिटिव बॉल ऊपर जा रही है तो करंट ऊपर, नेगेटिव बॉल नीचे आ रही है तो भी करंट। और ये देखो बैटरी ऐसा लग रहा हो, इसके अंदर जो पॉजिटिव बॉल्स हैं वो चार्ज कैरियर का काम कर रही है करंट के लिए, और बाहर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बैटरी के अंदर भी वैसे होता है? किसी रजिस्टर से बैटरी को कनेक्ट किया हमने, तो बाहर वाले सर्किट में चार्ज कैरियर्स क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन बैटरी के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, तो वहाँ उसकी वजह से करंट होती है। इस करंट की वैल्यू वाली पूछिए शायद हम, एवरेज करंट, ऑन एन एवरेज कितनी करंट होगी इससे, ठीक है। पोटेंशियल दे रखा है क्या, इधर का प्लस V नॉट है शायद, इधर का माइनस, तो प्लस से माइनस की तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसके अंदर, है ना। और ये H कितना है इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं पूछूं पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट और वो माइनस V नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बता पा रहा। 2V नॉट E into D, याद है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। अब देखो ये जो एक जो बॉल है कोई स्मॉल आर रेडियस की है सर, इसमें मान लो स्मॉल क्यू चार्ज आ गई। अब ये क्यू चार्ज इस V नॉट पोटेंशियल की वजह से आया कि, तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, किसी एक बॉल के लिए आर रेडियस की बॉल को, कंडक्टिंग बॉल को
अगर क्यू चार्ज दे दिया जाए तो कितना पोटेंशियल आ जाता है ए क्यू आई आर। वो पोटेंशियल इस प्लेट की वजह से तो आ रहा है। किसी एक बॉल पे कितना चार्ज रहा होगा, सहमत है? अब ये जो बॉल है इसने यहाँ से इनिशियल स्पीड 0 से इधर चलना शुरू किया तो इसको फोर्स लगाएगा Q इंटू ए, है ना? इस फोर्स की वजह से कितना एक्सप्रेशन आएगा इसमें? V/N बता सकते हो ऊपर वाली प्लेट पर कितने समय बाद पहुंच जाएगी ये? मुझे एक फॉर्मूला याद आ गया। कौन सा? S इक्वल टू U प्लस हाफ S को पता है, हाफ ए की वैल्यू Q/M इंटू P स्क्वायर। ये जोड़ते हैं लोग यहाँ से, जोड़ो फटाफट। T square is equal to 2mH upon QE। रूट आ जाएगा। यहाँ तक सहमत? अब देखो मान लो यहाँ से n संख्या में बॉल एक साथ चलना शुरू कर रही है इधर की तरफ। n बॉल, एक बॉल पर क्यू चार्ज है, n पे कितना होगा? n इंटू क्यू। तो इधर से कितना चार्ज चल के जा रहा है वहां की तरफ? टोटल n इंटू क्यू, ये टोटल है। तो ये चार्ज कितने टाइम में वहां पहुंच गया? t टाइम में। इसी को हम एवरेज करंट कहते थे नहीं समझे? ऑन एंड एवरेज इतना चार्ज इतने टाइम में फ्लो के गया। एवरेज करंट है कौन? चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। रख दो सारी वैल्यू। V नॉट के कितने पावर के प्रोपोर्शनल को जैसा पूछा है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट थी V नॉट के अलावा। n को कांस्टेंट चाहिए, P की वैल्यू रख देंगे, Q की वैल्यू मेरे कांस्टेंट रखनी है, E की वैल्यू भी रख दीजिए। देखो जरा बात करनी है। आगे सर। V नॉट की पावर हाफ तो नहीं आएगी। हाफ तो नहीं, उधर आ गया कि किसी का ऑनलाइन? यस सर। V नॉट में लाना है। V नॉट के अलावा सब कांस्टेंट है। V नॉट कहाँ होता है? ये देखो Q by M into E, 2 V नॉट by H। और Q में भी देखो V नॉट आ रहा है, Q भी V नॉट के प्रोपोर्शनल है नहीं? yes। तो A जो है प्रोपोर्शनल V नॉट स्क्वायर आएगा। A आ जाएगा प्रोपोर्शनल V नॉट स्क्वायर। तो T प्रोपोर्शनल 1 by V नॉट दिख रहा है मुझे, है ना? और Q प्रोपोर्शनल टू V नॉट है, तो Q तो V नॉट के प्रोपोर्शनल और T 1 अपॉन V नॉट। तो एवरेज करंट प्रोपोर्शनल टू V नॉट स्क्वायर दिख रही है मुझे। प्रोपोर्शनल तो देखना, एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं। ये सवाल प्रोपोर्शनल वाला। 15 हो गया। 16
17 Yes, sir. 17. Two identical moving coil galvanometers have 10 ohm resistor and full scale reflection at 2 microampere current. One of them is converted into voltmeter. RG10 दिया है, वो IG भी दिया है, इसको कन्वर्ट करना है वोल्टमीटर में, है ना? कैसे कन्वर्ट करते हैं बताइए मुझे। R लगाना होता है, IG तो वही रहेगा, ठीक है? इनटू, अच्छा कितना है इसका पोटेंशियल डिफरेंस? 100 मिलीवोल्ट। कैसे लिखना है? 100 मिलीवोल्ट इक्वल टू IG इनटू RG प्लस R, है ना? तो RG प्लस R तो वही जो वोल्टमीटर बना होगा उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा नहीं, उसको हटा के वोल्टमीटर जो बनेगा उसका RG हो जाएगा। तो 100 10 to the power -3 upon IG साइड दिया है, 2 10 to the power -6 RG प्लस R। यहाँ पे RG प्लस R कितना हो गया? 50 किलो ओम दिख रहा मुझे, है ना? 15 to 10 to the power 3 और RG की वैल्यू है 10, तो 10 इसमें से माइनस करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट 50 किलो ओम। तो 50 किलो ओम का ये वोल्टमीटर बन गया। फिर क्या कह रहे हैं, इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है। एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैरेलल में शंट लगाना पड़ेगा। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। RG तो पता ही हमें 10 और ये करंट कितनी करनी? 1 मिली एम्पियर। इधर कितनी जाएगी? 1 माइक्रो एम्पियर। बच्ची कुछ इधर निकल जाएगी, तो इधर जाएगा 1 into 10 to the power -6 into 10 is equal to, इधर जाएगी 1 into 10 to the power -3 में से 1 into 10 to the power -6 into S। ये समझ में आएगी? तो 10 to the power -3 और 10 to the power -6 ये नेग्लिजिबल है इसके कंपैरिजन में। S अप्रोक्सीमेट कितना लिखा जा सकता है? 10 into 10 to the power -6 divided by 1 into 10 to the power -3। So ये ये 1 नहीं है सर, 2 है, 2 है, 2 अब सही है, और यहाँ भी 2 होगा, है ना? और ये 2 नहीं होगा, ये 2 होगा, ये तो 1 है, ये 2 होगा, ये 3 बचेंगे और ये इनको 2 और ये तो 1 ही होगा। कितना आता है देखिए? 2 माइक्रो एम्पियर का फुल स्केल रिफ्लेक्शन का। शंट की वैल्यू आ गई कितना? 2 into 10 to the power -2 0.02 ओम लग रहा है, सही है? 0.02 शंट रेजिस्टेंस। एमीटर का रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं क्या?
एमीटर का रेजिस्टेंस होगा शंट और ये 10 का इक्विवेलेंट है। तो हम एमीटर बना देते हैं। आर ए ढूंढ के बता सकता है तो आर ए इज इक्वल टू आएगा 10 into 0.02 divided by 10 plus 0.0। कैलकुलेट करो से करो। 0.02 के आसपास आएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा लेकिन ऐसा कुछ आएगा 0.017 या उसे राउंड ऑफ कर देंगे तो 0.02 ओनली लिखा जाए। अब देखो कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं तो पकड़ना। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना आ गया? वोल्टमीटर का तो ये 50 किलो है। पहले ऑप्शन में दिया 100 किलो, इसकी गलत हो गई। एमीटर का रेजिस्टेंस 0.02 ये आ रहा है क्लियरली राउंड ऑफ करके, ठीक है। अच्छा फिर ये कह रहे हैं एक सर्किट बनाया है, बनाओ सर्किट। एक आर रेजिस्टेंस लगाना है 1000 ओम, उसकी वैल्यू हमें ये एमीटर वोल्टमीटर से ढूंढनी है। यहाँ तक ये नोट हो गया तो इसका सर्किट बनाता हूँ। ये तो समझ में आया, तो बेसिक काम किया है कन्वर्जन वाला। बस दो ऑप्शन तो आगे पकड़ने, बाकी तो दो ऑप्शन आए, उसके लिए सर्किट ये बना। थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं, आसान है। जैसे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 1000 कैथोड है 1000 ओम, लेकिन इसे हमें एक्सपेरिमेंटली ढूंढना है। एक्सपेरिमेंटली कैसे ढूंढते हैं? इसकी इसमें V को IR लगाना है हमें। तो V पता चल जाए, I पता चल जाए तो ये आप नहीं ढूंढ लेंगे। ओम्स लॉ ये तो कहते हैं V इक्वल टू IR। तो हमें एक्सपेरिमेंट से I ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे? एमीटर लगाएंगे, इसके सीरीज में ये एमीटर क्या ढूंढ देगा? सी करंट, और हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है। तो क्या करेंगे? पैरेलल में वोल्टमीटर और बैटरी से कनेक्ट। तो इससे हमें इस आर की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं? वोल्टेज की इसकी वोल्टमीटर की जो रीडिंग होगी क्या आ जाएगा? V, और इसकी जो रीडिंग होगी वो I। समझे? ये वोल्टेज लगा दिया हमने यहाँ पे। अब इसका रेजिस्टेंस कितना है? इसका रेजिस्टेंस कितना है? 50 किलो। ठीक है। अब देखो ये एमीटर वोल्टमीटर लगाने के बाद बैटरी में जो करंट भेजी, ध्यान देना जरा, बैटरी में जो करंट भेजी वो एमीटर की रीडिंग हो जाएगी I। दो चीजें होती हैं, एक तो थ्योरेटिकल वैल्यू और एक होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ध्यान से समझना। थ्योरेटिकल वैल्यू इस रेजिस्टेंस की कितनी है? 1000 हो, उसे हमें एक्सपेरिमेंटली ढूंढना है। दोनों बातें अलग है। तो ऑप्शन पढ़ो, देखो चौथा ऑप्शन पढ़ोगे। चौथे ऑप्शन में हमें पहले चौथे ऑप्शन से कंफ्यूज हो रहे हैं। रेजिस्टेंस दे भी दिया और वो पूछ भी रहे हैं, तो जो दे दिया 1000 वो क्या है? एक्चुअल वैल्यू, और पूछा क्या है? मेजर्ड या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। मेरी बात पकड़ो। तो ये अब देखो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है? V इक्वल टू IR। ये तो होता है R हमें मिल जाता है अगर हम क्या ढूंढ लें? V अपॉन I। ये V वोल्टेज और ये I। तो कितने लोग सहमत हैं कि अगर मैं इस पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट जोड़ दूं तो वही V और I का रेशियो होगा?
नहीं समझे, तो वही अपना आंसर भी होगा। ढूंढो यार आर इक्विवेलेंट। ये 1000 और ये 50 कैसे लगे हुए पैरेलल, इनका इक्विवेलेंट क्या होगा? R1 ले लिया 50 into 10 to the power 3 into 1000 divided by 50 into 10 to the power 3 plus 1000 तो आ जाएगा 1000 ये 51,000 हो गया शायद नीचे। कैंसिल हो जाएगा 50 upon 51 into 10 to the power 3 और इसमें ऐड करना है 0.0 R इक्विवेलेंट हो जाएगा 50/51 into 10 to the power 3 plus 0. ये आंसर। अगर ये आंसर अपनी फोर्थ ऑप्शन में जो रेंज की है उसमें आ गया तो सही हो जाएगा। इनके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर आ रहा है। कितना 9 8 0 पॉइंट कुछ आएगा सर पॉइंट के बाद में कुछ आएगा। थर्ड ऑप्शन पढ़ के देखिए। अब वो कह रहे हैं कि ये जो बैटरी है इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हम 5 ओम ले लें इसमें 5 ओम भी अगर ऐड कर दें तो क्या ये 1000 से ज्यादा चला जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही है गलत? ठीक है। सेवेंटीन नंबर का सवाल है। और कर लेना बाकी इसके सेकंड पार्ट भी कर लेना, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। नई वाली सीट में होंगे सर, कर लेंगे इसे। बाकी सबको दे दूंगा मैं सवाल में कहीं, ठीक है। कुछ लोगों ने किया होंगे कुछ ने नहीं किया, वो आ जाएंगे कहीं। नोट्स निकालो। पॉलिटिकल का प्रश्न हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, पूरा नाम अगर इसका लिखना। नया टॉपिक है। हाँ नया टॉपिक, नया चैप्टर। सर पोस्ट ऑफिस बॉक्स रह गया था, आपने कही थी बता देंगे। याद दिलाया इसने, वो याद दिला रहा तो उधर पोस्ट ऑफिस बक्सा रह गया शायद, तो इसे काट दो फिर उसे करा ही दो। पोस्ट ऑफिस बॉक्स मैंने कहा होगा लास्ट में करा देंगे, इसलिए याद दिला रहा तो उधर ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, कभी कभार
बन जाता है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स यूज का इसका देखना टू फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम मीटर बेस से पता कर चुके हैं और अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम पोटेंशियोमीटर वायर से भी पता कर चुके हैं। याद है कि नहीं? पोटेंशियोमीटर के तो और भी कई सारे एप्लीकेशन थे जिसमें एक अननोन रेजिस्टेंस पता करने वाला भी था। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू, अच्छा अननोन रेजिस्टेंस जो ट्रांसमिशन लाइंस में जो रेजिस्टेंस होते हैं जनरली वो पहले पोस्ट ऑफिस में यूज किए जाते थे, इसलिए इसका नाम पोस्ट ऑफिस बॉक्स रख दिया जाता है। इसके ये बॉक्स होता है रेजिस्टेंस का बॉक्स, ठीक है। पुराने टाइम में से पोस्ट ऑफिस में यूज किया जाता है, इसलिए पोस्ट ऑफिस बॉक्स इसका नाम यूज इसका लिख दिया हुआ टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ब्रिज तो हम जानते हैं सब, उसी के प्रिंसिपल में बेस्ड होता है। ये होता क्या है थोड़ा डायग्राम पे समझते हैं। ये बॉक्स है, लोगों को बॉक्स लग नहीं रहा होगा, बॉक्स है तो अगर इस बॉक्स को सीधा करके रख दिया, ज्यादा जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, उसको क्या कर दिया, घुमा कर रख दिया। ऐसे घुमा कर रखने का क्या फायदा है इसमें? स्पेस कम लगेगा। सीधा रखेंगे तो ज्यादा स्पेस चाहिए इसे रखने के। अब इस बक्से को 3 पार्ट किए जाते हैं, 3 पार्टीशन। ये 3 पार्टीशन, एक पार्टीशन ए बी और एक बी सी और एक ए डी वाला, ये जो बड़ा पार्टीशन सबसे बड़ा, 3 पार्ट में डिवाइड करती है। एक ही बक्से को 3 पार्ट में डिवाइड करती है। अब ये जो पोर्शन है ये, इसके भी 3 पार्ट रहते हैं और इसके भी 3 पार्ट। ए से लेकर बी के बीच में हमने 3 पार्ट, 3 रजिस्टर अवेलेबल है, 10 ओम, 100 ओम और 1000। इस पार्ट इन 3 हिस्सों में हमारे पास 3 रजिस्टर अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन ये जो सबसे बड़ा पार्ट है ए बी, इसमें बहुत सारे रजिस्टर्स, इसमें बहुत सारे पार्ट है। 1 ओम से लेके लगभग 5000 ओम, यानी नेग्लिजिबल से इनफाइनाइट, ऐसा समझ सकते हैं। बहुत छोटी वैल्यू से लेके बहुत बड़ी वैल्यू तक के बहुत सारे रजिस्टर्स अवेलेबल हैं इस बड़े वाले से, ठीक है। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, बहुत सारे रजिस्टर हैं, 10, 20, 50 सब, ठीक है। ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में जो रजिस्टर हमें इनमें से 10 ले सकते हैं, 100 या एक बार एक ही इसमें से सेलेक्ट किया जा सकता है। तो मान लो 10 सेलेक्ट किया या 100 किया या 1000, उस रजिस्टर की वैल्यू रख दी मैंने आपको पी, ठीक है। और बी से लेकर सी के बीच में भी एक रजिस्टर सेलेक्ट किया जा सकता है इनमें से कोई सा, उसका नाम रख दिया क्यू, ठीक है। और
ए से लेके डी तक, यहाँ कह सकते हैं ए से लेके डी तक ये जो पार्ट है, इसमें से जो रेजिस्टेंस सेलेक्ट किया जाएगा उसकी वैल्यू मैंने रख दी मान लो आर। आर रजिस्टर इसमें से सेलेक्ट करना है, कोई सा भी इमेज जो भी सेलेक्ट किया गया उसको कह दिया हमने आर। ठीक है, अभी समझाऊंगा बना देते हैं। कनेक्शंस कैसे बनाए जाएंगे वो बता। ये तो जो बक्सा है वो सर्किट बना दिया इसका। इस रजिस्टर को P बोला जा रहा है, D और C के बीच में Q बोला जा रहा है, और A और D के बीच में जो रजिस्टर सेलेक्ट किया जा रहा है वो R। और देखो C और D के बीच में वो रजिस्टर होगा जो हमें कैलकुलेट करना है X। ठीक है, कनेक्शन पूरे किए जाए। B और D के बीच में क्या लगाना है, ये रहा B और ये रहा D, इसके बीच में क्या लगाना है, गैल्वेनोमीटर। ये कनेक्ट कर दिया। और गैल्वेनोमीटर वाली जो स्विच है उसको कह दिया मैंने S2 और ये स्विच S2। बैटरी कहाँ लगानी, ए और सी के अक्रॉस, ए ये ना और सी ये ना, ये बैटरी और स्विच रहेगा S1 और ये स्विच S। ये हो गए भाई कनेक्शन। ठीक है, ये तो इसके डायग्राम की बात हुई। डायग्राम क्या होता है, इस पर भी कई बार सवाल बन जाता है, कनेक्शंस किस तरीके से किए जाते हैं, वो उसका जवाब ऐसे है। अब देखो, जब ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो सबसे पहले तो कनेक्शंस चेक करने का एक स्टेप होता है कि अपने कनेक्शन सही हुए कि नहीं। वो कैसे चेक करना होता है, देखो स्विच वगैरह क्लोज कर देंगे अपन, और स्विच क्लोज करने के बाद हम ये जो ए और बी के बीच में जो रजिस्टर है वो सबसे छोटा नेग्लिजिबल वैल्यू रेजिस्टेंस सेलेक्ट कर रहे हैं, ये आर। ध्यान देना, लगभग जीरो नेग्लिजिबल। तो बैटरी से जो करंट आएगी यहाँ पहुंचेगी। अब इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा रेजिस्टेंस है, तो ऑलमोस्ट करंट इधर ही निकल जाएगी, डी इधर नेग्लिजिबल, यानी सारे करंट इधर जा रहे हैं। आर को हमने बहुत ही छोटी वैल्यू नेग्लिजिबल लगभग जीरो वैल्यू का सिलेक्ट किया, तो सारी करंट इधर जाएगी। इस लाइन में करंट डी से बी की तरफ जाएगी या बी से डी, डी से बी की तरफ। नहीं समझ रही बात। फिर हमने क्या किया, इस आर की वैल्यू भी इनफाइनाइट यानी बहुत बड़ी, सबसे बड़ी वैल्यू। जैसे से इनफाइनाइट किया अब सारे करंट डी की तरफ निकल जाएगी। अब गैल्वेनोमीटर में करंट किधर से किधर जाएगी, बी से डी, यानी आर की वैल्यू नेग्लिजिबल ली, तब गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन रहा होगा, तो इनफाइनाइटली फिर कुछ डिफ्लेक्शन है। अगर वो दोनों डिफ्लेक्शन अपोजिट आ रहे हैं, यानी पहले इधर डिफ्लेक्ट हुआ था गैल्वेनोमीटर, अब इधर हुआ है, तो अपने कनेक्शन सही है।
लेकिन अगर दोनों वैल्यू पर सेम डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आ रहे हैं, इसका मतलब करंट कनेक्शन सेम डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन में सेम डायरेक्शन में करंट रहेगी। तो कनेक्शन कई बार ऐसे गलत हो सकती है। तो पहला स्टेप समझ में आ गया, तो लिखो स्टेप 1, और स्टेप 1 का नाम लिख सकते हो आप चाहो तो चेक करेक्टनेस ऑफ कनेक्शंस, ऐसा कह सकते हैं। To check correctness of connections. If R, ये जो कैपिटल R है, if R tending to 0, इसका मतलब समझ रहे हो, R tending to 0, deflection in galvanometer is left side. सपोज किया है मैंने ऐसा, if R tending to 0, deflection in galvanometer is left side, and if R tending to infinity, deflection in galvanometer is right side. Then we can say connections are correct. Then we can say connections are correct. यहाँ तक क्लियर। दूसरा स्टेप, स्टेप 2 देखो क्या है। स्टेप 2 में भी एक सवाल बनता है, यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे। तो यहाँ देखो दो स्विच हैं, एक तो बैटरी वाला और एक गैल्वेनोमीटर वाला। ये बैटरी का स्विच और ये गैल्वेनोमीटर। अब इसमें हमसे पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सा स्विच ऑन किया जाए, इसको क्लोज करें, या दोनों एक साथ, या पहले ये वाला करना है बाद में फिर ये वाला। ये सावधानी बरतो। पता है किसी को कुछ, कौन सा स्विच पहले कनेक्ट किया जाए और फिर दूसरा? पहले कौन सा स्विच क्लोज किया जाता है, बैटरी वाला या गैल्वेनोमीटर वाला? गैल्वेनोमीटर वाला। फिर उसके बाद उनकी बात करें, पहले कौन सा स्विच है, बैटरी वाला, और फिर गैल्वेनोमीटर वाला। क्यों ऐसा, क्यों? बैटरी वाला कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो होगा। हाँ, तो जब डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर पहले कनेक्ट करो फिर बैटरी कनेक्ट करो, करंट तब भी आ जाएगा, तब भी तो डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन तो दोनों के एकदम से करंट ज्यादा जाएगा तो कुछ भी सकता है लिमिट। कोई आंसर दे रहा है उधर से, क्या गड़बड़ हो सकती है इसमें? पहले चार्ज इंड्यूस हो गया तो गैल्वेनोमीटर डैमेज होने के चांसेस। चार्ज इंड्यूस की बात कर रहे हैं कुछ लोग। चार्ज का इंड्यूस हो गया, इंड्यूस चार्ज की बात कर रहे हैं। इंड्यूस वर्ड तो सही है क्या, लेकिन क्या इंड्यूस, चार्ज या करंट? करंट। देखो होता क्या है, गैल्वेनोमीटर वैसे किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है बताया तो था, इसकी स्टडी भी होगी आगे चल के, है ना। टॉर्क वगैरह लगता है मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में। तो उसके बाद ईएमआई वाला चैप्टर आएगा, उसको अपन पढ़ेंगे इंड्यूस्ड करंट वगैरह। करंट इंड्यूस्ड होती है या फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है। तो अगर हमने पहले गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया और फिर बैटरी कनेक्ट की, तो करंट फ्लो होने से एकदम से स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि इंड्यूस्ड करंट एकदम से ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए, जिससे गैल्वेनोमीटर डैमेज हो सकता है। तो पहला काम क्या करेंगे, पहले बैटरी कनेक्ट करके करंट इंड्यूस, अच्छा इंड्यूस जो करंट होती है वो थोड़ी देर के लिए होती है, फिर धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है। तो अगर इंड्यूस्ड करंट का खतरा है इसको,
गैल्वेनोमीटर, तो पहले हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करें ही नहीं, पहले किसको कनेक्ट कर दूं, बैटरी। थोड़ा देर वेट करें, काय का वेट करें, इंड्यूस जो करंट आ रही है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, उसके बाद गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। समझ, इससे क्या चीज सेफ रहेगी, गैल्वेनोमीटर डैमेज होने से बच जाए। तो लिखें जब वी शुड कनेक्ट बैटरी की या बैटरी स्विच, बैटरी की या बैटरी स्विच कह सकते हैं। वी शुड कनेक्ट बैटरी स्विच फर्स्ट, देन गैल्वेनोमीटर स्विच। इसका रीजन लिख सकते हो, if we connect galvanometer first, then battery, comma लगाएंगे, the induced current may damage galvanometer। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करना होता है। तीसरा स्टेप तो ये जो बना हुआ है इसमें हीट स्टोन ब्रिज, इसको बैलेंस करना है। वो बैलेंस कब होता है ये बताइए, पी और क्यू का रेशियो, पी क्यू आर, एक्स को अननोन है तो पार्टी करना, पी क्यू आर को इस तरीके से सेलेक्ट करना है इन बक्सों में से कि इस लाइन में करंट 0 हो जाए। कनेक्शन के बाद ये तो करना है, और जैसे इस लाइन में करंट 0 हुई तो बताइए रेशियो कैसे ढूंढते हैं, पी बाई क्यू का रेशियो और आर बाई एक्स का रेशियो। ठीक है, यहाँ से एक्स आएगा, वो क्या आ जाएगा, होना जरा एक्स इज इक्वल टू क्यू बाई पी इंटू आर। सही है क्या, एक्स की तो ढूंढना था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो लग रहा होगा मीटर ब्रिज से अगर कंपेयर करें, नहीं लग रहा। तो ये पी कनेक्ट सेलेक्ट करना, क्यू सेलेक्ट करना, फिर आर में तो बहुत सारे आर हैं, इस तरीके से सेलेक्ट कर करके देखना है कि ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो आपको जाएगा आंसर। लेकिन देखो इसमें ये हमने किया क्यों, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन इससे देखो थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ आपको। इस x की वैल्यू हमें ढूंढनी है, और एग्जांपल में देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक t मैंने 10 ओम ले लिया और q भी 10 ओम ले लिया, है ना। कैसे यूज किया जाएगा, ये कैसे वर्किंग होगा इसका वो समझा रहा हूँ फॉर एग्जांपल। बताइए x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, r के। मैंने यहाँ से 10 ओम सेलेक्ट किया और यहाँ से भी 10 ओम सेलेक्ट किया, तो जो भी अपना अननोन रेजिस्टेंस होगा वो यहाँ से जो रेजिस्टेंस लेना है उसके बराबर रहेगा, x इक्वल टू r। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से r इस तरीके से सेलेक्ट करके लाना है कि जैसे मान लो सपोज x इक्वल टू ये जो r है 4 ओम हुआ, मान लो सपोज 4 ओम का जाके गैल्वेनोमीटर जो मैंने बनाया तो उसमें कुछ डिफ्लेक्शन आ रहा है। इसके बाद जब मैंने 5 ओम लिया तो डिफ्लेक्शन बदल गया, ध्यान देना जरा। जैसे मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया 4, इसको सेलेक्ट करते जा रहे हैं 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, तो मैंने देखा 1 ओम पे कुछ डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर में, 2 में डिफ्लेक्शन भी सेम डायरेक्शन में, 3 में भी डिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में, 4 पे डिफ्लेक्शन राइट में है। लेकिन जैसे ही मैं 5 पे गया तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट में हो गया। तो
क्या हमें आइडिया लग गया कि 4 और 5 के बीच में कोई वैल्यू रही होगी जहां डिफ्लेक्शन 0 रहा होगा, नहीं समझे? 4 पे डिफ्लेक्शन राइट में जा रहा है, 5 पे लेफ्ट। तो हमें सबसे पहले स्टेप में क्या आइडिया लगा कि x की जो वैल्यू रहेगी वो 4 और 5 के बीच में रहेगी। अरे बात पकड़ो, लिखना जरा। If at r is equal to 4 ohm, deflection rightward at r is equal to 5 ohm, deflection leftwards. This implies x is between 4 and 5. और 4 और 5 के बीच में तो कुछ भी हो सकता है। अभी सिर्फ हमें ये आइडिया लगा कि 4 और 5 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू रही होगी। फॉर एग्जांपल कह रहे हैं, जरूरी नहीं कि 4 और 5 होगी। अब देखो दूसरे स्टेप में हमें क्या करना होगा। दूसरे स्टेप में मैं Q को तो 10 ओम ही ले रहा हूँ, लेकिन P को मैंने 100 कर दिया। Q तो 10 ही है, P को कितना कर दिया 100। ध्यान से देखिए, तो बताइए x क्या आएगा r/10। अब मुझे r क्या लेना है 10x। ध्यान दें x कितना था 4 और 5 के बीच में, तो r क्या हो जाएगा 40 और 50 के बीच में। अब देखो मुझे 3 और 4 से सीधा कहाँ जाना है 40। बीच वाले रजिस्टर में आप सेलेक्ट नहीं करने, पक्का 40 से स्टार्टिंग करनी है, तो कहाँ तक 50। तो 40 और 50 के बीच में सपोज 44 पे राइट डिफ्लेक्शन और 45 पे लेफ्ट, क्या वैल्यू रही होगी 44 और 45 के बीच में किसकी r की। x की वैल्यू क्या रही होगी 4.4, r/10 हो रहा है कि नहीं 4.4 और 4.5 और नजदीक पहुंच गए कि पहले स्टेप में तो क्या पता चल रहा था हमें 4 और 5 के बीच में। दूसरे स्टेप में हमें क्या पता चल गया 4.4 और 4.5 के बीच में रही होगी। पक्का तो लिखेंगे ना इसके बाद ये एग्जाम्पल पूरा कर ही लेंगे। r equal to 10x लिख लिया। Now we have to select the value of r between 40 and 50। ये बात पकड़ में आई कि नहीं। Now we have to select the value of r between 40 and 50। तो फिर लिखो नेक्स्ट लाइन, if at r equal to 44 deflection is left and at r equal to 46, जरूरी नहीं कि 44 के तुरंत बाद ही आ जाए। at r equal to 46 deflection is right, मतलब अपोजिट हो गया। this implies the value of x is between, आंसर के और क्लोज पहुंच गए कि नहीं, between क्या क्या 4.4 and 4.4 से 4.6। 4.4 से 4.6 पक्का। अब तीसरा स्टेप देखो और क्लोज पहुंचते हैं। तीसरा पॉइंट दूसरे स्टेप से हमें पता चलेगा कि x बिटवीन 4.4 एंड 4.6। अब क्या करना है देखो तीसरे स्टेप में Q को तो मुझे 10 ओम ही लेना है, P को कर सकता हूँ मैं 100,000 करना पड़ेगा। तो बताइए अब x कितना आएगा r/100
आर क्या लेना है हमें 100x। अब ध्यान देना 100x मतलब x क्या आ चुका है 4.4, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 और ये अब हमें सीधा कहाँ पहुंचना है 440 और 460 के बीच में कहीं आएगा ना। This implies we have to select value of r. We have to select value of r between 440 and 460. ठीक है, अब 440 से स्टार्टिंग की तो मान लो 444 पे जाके लेफ्ट में डिफ्लेक्शन हुआ है ना, और 450 या कुछ और कर सकते हैं 450 पे जाके लेफ्ट में हुआ, तो बताइए क्या आंसर होगा फिर इसके बीच में 4.44 और 4.45 के बीच में और नजदीक पहुंच गए कि नहीं समझे, आंसर के क्लोज पहुंचते जाता है। अब ऐसा भी हो सकता है बाई चांस लक की बात है कोई ऐसी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए यहाँ डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, लेफ्ट राइट में 0 ही हो गया, मान लो 445 पे डिफ्लेक्शन 0 ही हो गया तो एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी 4.45, लेकिन जरूरी नहीं है लेफ्ट राइट हुआ तो बीच में कोई ना कोई वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो लिख लेंगे एग्जाम्पल चाहो कहाँ लिखिए we have to select the value of r between 440 and 460. लिखो next line. If at r is equal to 445, deflection is leftward and at r equal to 452, deflection is उसका अपोजिट, पहले लेफ्ट लिखा पहले उसका उल्टा लिखा। This implies the value of x is between क्या 4.45 and 4.52 इतना ही बता सकते। अगर मान लो 0 ही आ गया 444 और 460 के बीच में कहीं 0 ही डिफ्लेक्शन आ गया तो फिर वो एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, तो अगर आपसे ये सवाल पूछे और तो 1000 तक ही लिया तो इससे डेसिमल के कितने पॉइंट तक अपन एक्यूरेट वैल्यू ढूंढ सकते हैं? 4.2 डेसिमल पे कितना जाता है 4.45 और 4.5। ठीक है, ये भी एक सवाल है, 2 डेसिमल तक अपन एक्यूरेट वैल्यू ढूंढ सकते हैं किसकी हेल्प से, ठीक है, यही कहानी होती है एग्जाम्पल से वहीं आई है। एक और एग्जाम्पल है, हमेशा ऐसा नहीं। ठीक है, कैसे ये वर्क करता है ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश। ठीक है, ठीक है, अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट किया, अगली क्लास कल ही रख रहे हैं, कल क्लास रखी है, बैकअप नहीं रेगुलर क्लास है, क्योंकि फिर आगे कितना होने वाले टाइम छुट्टी नहीं है बैकअप नहीं रेगुलर क्लास सर टाइम हमारा छुट्टियों से बंद नहीं भरा टाइमिंग 2-2.5 साल से छुट्टी है तो चल रही इतनी लंबी छुट्टियों से बंद नहीं भरा। 9:30 रख लेंगे टाइम सर लंबी ड्यूरेशन की होगी। हाँ 9:30 से इंफिनिटी तक 12:30 तक।